हमारा फ्यूचर से दिखाया जा रहा है। फ्यूचर के बाद हमारे प्लेनेट अर्थ की ये वाली हालत हो जाती है जो कि इस वक्त दिखाई जा रही है। सारे का सारा आसमान सुरख हो चुका है। तो यहीं पर एक इंसान को दिखाते हैं जो कि हमारी सीरीज का हीरो होने वाला है। तो हमारा हीरो काफी ज्यादा जख्मी होता है और बुरी हालत में होता है, जबकि वो वहीं पर जंगल के अंदर भाग रहा होता है। न सिर्फ आसमान बल्कि आसपास की हवा का रंग भी सुरख हो चुका है। हमारा हीरो यहाँ पर किसी से डर कर भाग रहा होता है और वो कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं उससे बच पाऊंगा। बाकी के सारे टीममेट्स मारे जा चुके हैं। उसी वक्त उसे कुछ महसूस होता है जैसे कि उसके पीछे कोई गुजरा है। जल्दी से पीछे की तरफ घूमता और कहता है मुझे पता है कि तुम यहीं पर हो, चलो जल्दी से बाहर निकल आओ। लेकिन पीछे उसे कोई भी दिखाई नहीं देता और वहाँ पर बहुत ज्यादा शांति होती है और उसे किसी किस्म की कोई भी आवाज नहीं आती। लेकिन जैसे ही वो अपनी दूसरी तरफ देखता है तो उसी वक्त वहाँ पर एक मॉन्स्टर अपीयर होता है। उसी के साथ ही हमारा हीरो एक जबरदस्त चीख मारता है और उसके इस चीख मारने के साथ ही वो मॉन्स्टर जब उसके ऊपर अटैक करता है तो वहीं पर जख्मियों का नीचे गिर जाता है। तो हमारा हीरो वहीं पर गिरने के साथ ही कहता है क्या यही वर्ल्ड का एंड है, क्या यही मेरा अंत है, क्या मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। और जैसे ही वहाँ पर मरने के बाद उसकी आंखें बंद होती है। यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन ऑफिस में चला जाता है जहाँ पर हमारा हीरो एक दूसरी बॉडी के अंदर से रीइंकार्नेट हो जाता है, जैसा कि हमेशा सीरीज में होता है। हमारा हीरो मरने के बाद एक नई बॉडी के अंदर रीइंकार्नेट होता है और उस बंदे की मेमोरीज भी उसके पास पहले से होती है। तो हमारा हीरो अपने ऑफिस में बैठा होता है और उसके सामने डेस्क के ऊपर बहुत सारी फाइल्स पड़ी होती है। तो वहीं पर बैठे बैठे वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है, जिसकी वजह से उसके चेहरे से बहुत सारा पसीना बह रहा होता है। उसका एक दोस्त आके बढ़ता है और उसे कहता है क्या तुम ठीक हो। तो हमारा हीरो जल्दी से उठता है और वहीं से कंप्यूटर के माउस को पकड़ता है, अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगता है और कंप्यूटर के माउस की केबल भी टूट जाती है। उसके सामने जो वर्कर खड़ा होता है, जो उसका कुलीग है, वो काफी हैरान हो जाता है और उसे कहता है किंजू ये तुम्हें क्या हुआ, क्या इस माउस के साथ तुम्हारी कोई दुश्मनी है, तुमने तो इस माउस की केबल को भी तोड़ दिया है, आए तुम इतने गुस्से में क्यों हो, हमेशा ही बॉस तुम्हें इतना काम करने को देते हैं। तो हमारा हीरो अब जिस बॉडी के अंदर है, इस बॉडी का नाम किंजू है। किन अपने हाथ की तरफ देखता है तो वाकई में उसके हाथ में कंप्यूटर माउस होता है। वो कहता है ये तो कंप्यूटर माउस है। फिर वो अपने आसपास देखता है और कहता है यहाँ पर हो क्या रहा है। वो वहाँ पर अपने कोलीग से पूछता है इस वक्त कौन सा समय चल रहा है। उसका मोटा कोलीग उसे कहता है लगता है कि आज तुम्हें कुछ ज्यादा ही भूख लगी है, अभी लंच का टाइम नहीं हुआ, अभी लंच का टाइम होने में काफी टाइम है, अभी तो सिर्फ 10:30 हुए हैं। किन जल्दी से आगे बढ़ता है और उसे कॉलर से पकड़ते हुए कहता है बेवकूफ कहीं के, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि ये कौन सा साल चल रहा है। उसकी कोलीग दोस्त उसे कहती है किन लगता है कि आज तुमने अपनी मेडिसिन नहीं ली, क्या तुम्हें ये भी याद नहीं है वक्त 2019 चल रहा है। उसके बाकी के कोलीग भी हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं किन तो वाकई में पागल हो गया है, लगता है कि बॉस ने इसको कुछ ज्यादा ही काम करने को दे दिया है। तो ऊपर से लगता है ये रीइंकार्नेशन वाले नॉवेल्स कुछ ज्यादा ही पढ़ रहा है, इसे लगता है कि ये दोबारा से रीइंकार्नेट हुआ है और ये अचानक हमसे पूछ रहा है कि कौन सा समय चल रहा है, जैसे कि ये पास्ट से यहाँ पर आया हो या फिर फ्यूचर से यहाँ पर आया हो। किन अभी उसी मोटे लड़के के कॉलर को पकड़ कर ही खड़ा होता है कि उसी वक्त बाहर की खिड़की से वो बाहर का सीन देखता है। आसमान के ऊपर सुरख रंग नजर आता है। वो खिड़की में जाकर खड़ा हो जाता है। कहीं पर इनके बॉस की एंट्री होती है। बॉस सीधा आता है और किन के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है किन मैं यहाँ पर तुम्हें काम करने के पैसे देता हूँ, यहाँ पर खड़े होकर नजारे लेने के नहीं। चलो जल्दी से अपनी सीट पर वापस बैठो और अपना काम खत्म करो। अगर तुम जल्दी से अपनी सीट पर नहीं जाकर बैठोगे तो मैं तुम्हारी सैलरी कट ऑफ करूंगा। इन जो के पहले से काफी ज्यादा गुस्से में होता है। जैसे बॉस उसके कंधे पे हाथ रखता है वो उसके हाथ को पकड़ता है और सिर्फ एक ही हाथ के साथ उसे उठाकर ग्राउंड पर पटक देता है। उसके बाकी के सारे कोलीग्स भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। किन सोच रहा होता है इस वक्त 2019 चल रहा है, एंड ऑफ वर्ल्ड की शुरुआत भी 2019 में हुई थी, जबकि बॉस वहीं पर नीचे गिरने के बाद अपने सर को पकड़कर बैठा होता है और कहता है तुम्हें मुझे इतने जोर से पटकने की क्या जरूरत थी, अगर तुम्हें काम नहीं करना तो मत करो। किन कहता है इस वक्त आसमान के ऊपर सुरख रंग नजर आ रहा है, इसका मतलब सबकी शुरुआत हो रही है और मुझे लगता है कि आज अप्रैल 1 है। इसका मोटा दोस्त उसे कहता है किन अगर तुम यहाँ पर अप्रैल 1 को हम सभी को अप्रैल फूल बनाना चाहते हो तो ये कुछ ज्यादा ही हो गया, तुम्हें कम से कम बॉस को उठाकर पटकना नहीं चाहिए था। किन उन सभी की बात को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है और जाने से पहले उन सभी से कहता है तुम सभी लोग जल्दी से अपने घर चले जाओ और जाकर अपनी फैमिली को आखिरी बार देख लो, क्योंकि उसके बाद देख नहीं पाओगे, क्योंकि एंड ऑफ वर्ल्ड की शुरुआत हो चुकी है। किन वहाँ पर अपने ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर निकल आता है और यहीं पर सुरख आसमान की तरफ दिखाते हैं। किन कहता है हमारे फ्यूचर में उन सारे रिकॉर्ड्स को पढ़ने के बाद साइंटिस्ट ने अपने रिकॉर्ड्स में लिखा था कि इस सभी की शुरुआत अप्रैल 1 के दिन से हुई थी, जब आसमान के ऊपर सुरख रंग दिखाई दिया गया था। आसमान के ऊपर सुरख रंग के बादल थे और उन सुरख रंग के बादलों के अंदर से उनकी बारिश हुई थी। हालांकि आसमान से खून की बारिश होना ये एक बहुत ही अजीब घटना थी, लेकिन फिर भी इंसानों को पहले इस बात की समझ नहीं आई कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है और आसमान से सुरख रंग की बारिश क्यों हो रही है। इन इंसानों को इस बारे में नहीं पता था उस बारिश के साथ साथ तबाही आने वाली है। उस बारिश के अंदर एक वायरस था, एक ऐसा वायरस जो कि एक ऐसी बीमारी फैला सकता है जैसी बीमारी इंसानियत ने पहले कभी न देखी हो। हालांकि राइटर ने ऐसा लिखा है, लेकिन हम सभी लोग रेजिडेंट इवल में ये सब कुछ देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पर स्टोरी कुछ थोड़ी बहुत अलग है। बाकी सभी सीरीज में तो ज़ॉम्बीज़ को बनाने वाले
वाले वायरस वो ह्यूमन मेड होते हैं, लेकिन यहाँ पर आसमान से खून की बारिश हो रही है और जिसके ऊपर भी वो खून की बारिश पड़ी थी, यानी कि पानी पड़ा था बारिश का, वो सभी इस वायरस के साथ इन्फेक्टेड हो गए। जैसे जैसे उनके ऊपर बारिश का पानी पड़ा वो वहीं पर नीचे गिर गए और वहीं पर मर गए और मरने के फौरन बाद ही वो दोबारा से उठ खड़े हुए। तो यहीं से ज़ॉम्बीज़ का जन्म हुआ। सारी की सारी इंसानियत जो कि उस वक्त ब्लड की बारिश में भीग गई वो ज़ॉम्बीज़ बन गई। लेकिन ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। ज़ॉम्बीज़ अपने आप को इवॉल्व कर सकते थे, इवॉल्व होने के बाद मॉन्स्टर्स बन सकते थे। इंसान पहले ज़ॉम्बी बनता है और उसके बाद वो दूसरों को खाता है तो वो अपने आप को इवॉल्व करके एक मॉन्स्टर बन जाता है जो कि ज़ॉम्बी से बहुत ज्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंस वाला है और इंसानों को खाता है। इन सारे ज़ॉम्बीज़ और इन म्यूटेंट मॉन्स्टर्स ने हमारी इस दुनिया को हेल बना दिया। इससे हमारे एंड ऑफ वर्ल्ड की शुरुआत हुई। तो किन चलता हुआ जैसे बाहर के दरवाजे के पास पहुंचता है, इसी वक्त एक बंदा अपने कान के साथ फोन लगाए उसके पास से गुजरता है और उसे कहता है तुम दरवाजे में रास्ता ब्लॉक करके क्यों खड़े हो, साइड पर हटो। और वो उसके पास से आगे गुजर जाता है। तो साथ ही वो किसी से बात कर रहा था और उसे कह रहा होता है मैं बहुत ही जल्दी आपकी कंपनी में पहुंचने वाला हूँ। इन उसकी तरफ देखता और कहता है ये बंदा यहाँ पर अपने कान के साथ किसी डिवाइस को लगाकर किसी के साथ बात कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए इसी तरह के डिवाइसेस को यूज किया जाता है। वो अपनी जेब में हाथ डालता और कहता है लगता है कि इस तरह का एक डिवाइस मेरी जेब में भी है। तो वो अपनी जेब से अपना मोबाइल निकालता है। हो सकता है कि फ्यूचर में इनके पास मोबाइल्स ना होते हों, इसी वजह से ये मोबाइल को सिर्फ कम्युनिकेशन डिवाइस कह रहा है। वो उस मोबाइल को खोलने के बाद कॉन्टेक्ट लिस्ट को चेक करता है तो उसके अंदर एक नंबर होता है जिसके ऊपर जाओजू लिखा होता है जो कि किन की छोटी बहन का नंबर है। किन कहता है जिस बंदे की बॉडी के अंदर इस वक्त मैं हूँ इसकी एक छोटी बहन है जिसका नाम जाओजू है, कि सारी मेमोरीज मेरे पास है। उसी वक्त उसे याद आता है कि जाओजू इस वक्त स्कूल में है और उसी वक्त उसे एक जोर का झटका लगता है और उसके हाथ से मोबाइल गिर जाता है। किन कहता है लगता है जी जिसकी बॉडी है मेमोरीज भी उसी की है और ये उसी की छोटी बहन है और अब जबकि मैं इस लड़के की बॉडी में हूँ तो मुझे इसकी बहन को बचाना पड़ेगा। वो जल्दी से नंबर पे कॉल मिलाता है। इसी तरफ से जाओजू कॉल को पिक करती है जो कि इस वक्त स्कूल में है। वो उसे कहती है ब्रदर तुम मुझे इस वक्त कॉल क्यों कर रहे हो, मैं इस वक्त अपनी क्लासरूम की तरफ जा रही हूँ। किन उसे कहता है जाओजू जल्दी से घर वापस चली जाओ। जाओजू अपने भाई से कहती है ब्रदर क्या मैंने कुछ गलत कर दिया, तुम मुझे अचानक से घर जाने का क्यों कह रहे हो। किन उसे कहता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी से घर वापस चली जाओ। मैं जहाँ पर तुम्हें सारी बात एक्सप्लेन नहीं कर सकता लेकिन तुम्हें जल्दी से जल्दी अपने घर पहुँचना होगा। जाओजू से कहती है ठीक है भाई, पहले मैं अपनी ये वाली क्लास खत्म कर लूँ, इस क्लास के खत्म होने के बाद दोपहर के वक्त मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी। किन उसे कहता है ठीक है, अपनी एक क्लास को खत्म करने के बाद दोपहर के वक्त ही हाफ लीव लेने के बाद अपने घर चली जाना। जाओजू भी कॉल कट होने के बाद सोच रही होती है आए मेरे भाई को अचानक क्या हो गया, वो मुझे जल्दी से घर जाने का क्यों कह रहा है। जाओजू भी वहीं पर खड़ी होती है कि उसी वक्त उसकी दोस्त उसके पास आती है। उसकी दोस्त काफी ज्यादा बीमार होती है। जाओजू उसकी तरफ देखती है और कहती है शाउटिंग तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। शाउटिंग उसे कहती है पता नहीं क्या हुआ, सुबह जब मैं उठी थी तो हमारे इलाके में बहुत ज्यादा बारिश हुई थी तो उस बारिश के पानी से मैं भीग गई थी, मुझे लगता है कि बारिश के पानी की वजह से मुझे ठंड लग गई है। जाओजू उसके माथे पे हाथ रखती है और कहती है तुम्हारा माथा तो तप रहा है, तुम्हें तो बहुत ही तेज बुखार है, चलो मैं तुम्हें इन्फर्मरी रूम में लेकर चलती हूँ जहाँ पर डॉक्टर तुम्हारा चेकअप करेगी। फिर वो अपनी दोस्त जाओटिंग को अपने साथ लेकर इन्फर्मरी रूम में चली जाती है डॉक्टर के पास। और दूसरी तरफ किन का सीन दिखाते हैं, वो अभी भी आसमान की तरफ देख रहा होता है। किन कहता है आसमान के ऊपर बहुत सारे रेड कलर के बादल छा चुके हैं और बहुत ही जल्दी ब्लड की रेन होने वाली है, मुझे इस रेन के होने से पहले पहले अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है। किन कहता है तो सबसे पहले तो मुझे खाना इकट्ठा करना होगा। वो सामने एक मॉल के अंदर जाता है और वहाँ से जितना खाना उसे मिलता है वो सारा अपनी ट्रॉली में रख लेता है। फिर उसके बाद वो कहता है अब मुझे अच्छे से वेपन्स की भी तलाश होगी। कई बार उसे एक टूटा हुआ रोड मिलता है, वो कहता है ये वाला वेपन ठीक रहेगा। वो अपने हाथ में उस रोड को पकड़ लेता है। किन कहता है फिलहाल मेरी बॉडी बिल्कुल एक नॉर्मल ह्यूमन की बॉडी है, लेकिन जिस वक्त से मैं यहाँ पर आया हूँ उस वक्त मेरे पास म्यूटेंट पावर्स थी। सिर्फ मेरे पास बल्कि मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे इंसान थे जिनके पास म्यूटेंट होने के बाद काफी सारी सुपर स्ट्रेंथ आ गई थी और मॉन्स्टर्स भी वो भी म्यूटेंट बन सकते थे। और एक ज़ॉम्बी जो कि म्यूटेंट मॉन्स्टर बन जाता है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है और उसका सामना करना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को यहाँ तक कि अपनी फैमिली को भी इन ज़ॉम्बीज के हाथों मरते हुए देखा है। यहाँ तक कि मैंने अपनी फैमिली को अपनी फैमिली के लोगों के हाथों मरते हुए देखा है, क्योंकि एक बार जब वो ज़ॉम्बी बन जाते हैं तो वो लोग नहीं देखते कि वो किसको मार रहे हैं, चाहे वो अपनी बेटी को या फिर अपने बेटे को ही मार डाले। किन कहता है लेकिन मुझे लगता है कि मुझे गॉड ने एक दूसरा चांस दिया है, इस वक्त मैं दोबारा से रीइंकार्नेट हुआ हूँ। महामारी फैलने के 100 साल पहले के वक्त में भी एंड ऑफ वर्ल्ड की शुरुआत हो रही है, इस महामारी फैलने की शुरुआत हो रही है। मुझे लगता है कि इस बार मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो कि अपने फ्यूचर में नहीं कर पाया। इससे पहले कि वो सारे ज़ॉम्बीज इवॉल्व होने के बाद मॉन्स्टर्स बन जाएं और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएं और वो म्यूटेंट हो जाएं, उससे पहले मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा, क्योंकि अब मेरे पास अगले 100 साल की पूरी नॉलेज है। मुझे अपने मेथड्स को यूज करते हुए अपने प्यारों को प्रोटेक्ट करना होगा। फिर किन अपने हाथ में इस लोहे की रॉड को पकड़कर बाहर आ जाता है। फिर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान परेशान होते हैं क्योंकि आसमान पूरी तरह से लाल हो चुका है। वो सारे लोग आसमान की तरफ ही देख रहे होते हैं। उसी वक्त आसमान से पानी गिरना शुरू हो जाता है, यानी कि ब्लड की बारिश शुरू हो चुकी है
उनमें से एक कहता है ये पानी तो काफी ज्यादा हॉट है, यानी कि ये मेरी स्किन को जला रहा है। किन कहता है ये तो स्टार्ट होने वाला है। साथ ही उन सारे लोगों की नजर किन पर भी पड़ती है कि उसके हाथ में एक लोहे का रॉड होता है। वो कहते हैं लगता है ये कोई पागल है, चलो इससे दूर रहते हैं, कहीं ये हमारे ऊपर अटैक न कर दे। आसमान की तरफ देखता और कहता है ब्लड की बारिश तो शुरू हो चुकी है, एंड ऑफ वर्ल्ड की शुरुआत हो गई है, मुझे अपने आप को इससे बचाना होगा। पर टैक्सी में बैठ जाता है और टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ जा रहा होता है। टैक्सी ड्राइवर उसे कहता है क्या तुमने देखा आसमान से जो बारिश हो रही है वो सुर्ख कलर की है, जैसे कि खून की बारिश हो रही हो, और आसमान का रंग भी लाल हो चुका है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। किन उसे कहता है मुझे मेरे घर पर छोड़ने के बाद मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से अपने घर वापस चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही जल्दी ट्रैफिक जैम होने वाला है और तुम्हें वापस पहुँचने तक रास्ता नहीं मिलेगा। इतनी जल्दी हो सकता है अपनी फैमिली के पास वापस पहुँच जाना। और फिर साथ ही वो अपना मोबाइल निकालता है तो उसे जाओजू की कॉल आती है। वो जाओजू से कहता है जाओजू तुम अभी तक स्कूल में क्या कर रही हो, क्या तुम अभी तक घर नहीं पहुँची? मैं अभी टैक्सी में तुम्हारे स्कूल की तरफ ही आ रहा हूँ, मैं तुम्हें वहीं से पिकअप कर लेता हूँ। जाओजू से कहती है मैं गाड़ी जाने वाली थी, लेकिन अचानक मेरी दोस्त जाउटिंग उसको बहुत ज्यादा बुखार था, तो मैं उसे यहाँ पर इंफर्मरी में लेकर आई हूँ डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए। इस वक्त मैं उसके पास ही बैठी हूँ। ये बात सुनते ही केन बहुत ज्यादा चिल्लाकर उसे कहता है कहा तुम्हारी दोस्त को बहुत ही तेज बुखार है, साथ ही उसका माथा बहुत ज्यादा तप रहा है, वो बुखार की वजह से बेहोश तो नहीं हो गई? जाओजू से कहती है हाँ सारे सिम्टम्स तो ऐसे ही है, उसे बहुत ही तेज बुखार है, वो सुबह बारिश में भीग गई थी, इस वजह से उसे सर्दी लग गई है। साथ ही वो उसे कहती है वो अपनी आंखें खोल रही है, लगता है कि उसे होश आ रही है, मैं अभी कॉल को हैंग पे डाल रही हूँ। वो कॉल को हैंग पे डालकर अपनी दोस्त को देखने के लिए आगे बढ़ती है कि उसका भाई चिल्लाकर उसे कहता है जाओजू जल्दी से उससे दूर हटो, वो बहुत ही जल्दी एक ज़ॉम्बी बनने वाली है। लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि वो आवाज नहीं सुन रही क्योंकि उसने कॉल को हैंग पे डाल दिया है, तो जल्दी से ड्राइवर के कंधे पे हाथ रखता है और उसे कहता है क्या तुम गाड़ी को थोड़ा तेज नहीं चला सकते? ड्राइवर भी बहुत डर जाता है और कहता है हाँ क्यों नहीं सर। वो गाड़ी को बहुत ही तेज तेज चलाना शुरू कर देता है क्योंकि वो उसके हाथ में डंडा देखकर बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। तो यहीं पर जाउटिंग की तरफ भी दिखाते हैं। जाउटिंग की आंखें सुर्ख रंग की चमक रही होती हैं। जाओजू जैसी अपनी दोस्त जाउटिंग के पास जाने लगती है उसी वक्त दरवाजा खुलता है और डॉक्टर अंदर आती है। जाओजू अपनी डॉक्टर से कहती है डॉक्टर अभी थोड़ी देर पहले इसे होश आई है, मैं इसे देखने के लिए जा रही थी। डॉक्टर उसे कहती है मैंने इसे फर्स्ट एड तो दे दी थी, लेकिन ये तो बहुत ही जल्दी उठ गई है, मैं तो जहाँ पर एम्बुलेंस को बुला रही थी, अभी तो एम्बुलेंस पहुंची भी नहीं है। फिर वो दोनों सामने की तरफ देखती हैं तो जाउटिंग बिस्तर के ऊपर बैठी होती है। डॉक्टर जल्दी से आगे बढ़ती है और उसे कहती है बच्ची जल्दी से वापस लेट जाओ, तुम्हारी बॉडी अभी बहुत ज्यादा वीक है, जरा अपनी आंखों की तरफ देखो, बुखार की वजह से तुम्हारी आंखें भी लाल हो गई हैं। डॉक्टर जैसे ही उसके पास पहुंचती है उसी वक्त जाउटिंग उसकी उंगलियों के ऊपर काट लेती है। डॉक्टर जल्दी से उसके मुंह से अपनी उंगलियों को बाहर निकालती है और उसे कहती है बच्ची तुम्हें क्या हो गया, तुम मुझे काट क्यों रही हो? जाओजू भी आगे बढ़ती है और उसे कहती है जाउटिंग ये तुम क्या कर रही हो, तुम टीचर को काट क्यों रही हो, तुम्हें अचानक क्या हो गया? उसी वक्त वो आगे से हंसना शुरू कर देती है और वो एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। तो जाउटिंग की आंखें भी लाल हो चुकी हैं और उसके दांत भी ज़ॉम्बीज़ की तरह लंबे हो चुके हैं। जाओजू उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो जल्दी से पीछे की तरफ हट जाती है, जबकि जाउटिंग उठकर खड़ी होती है और वहीं से जंप करते हुए सबसे पहले डॉक्टर के ऊपर अटैक करती है। वो डॉक्टर के ऊपर जंप करते हुए उसके गर्दन के ऊपर काटती है। जाओजू वहीं पर खड़ी खड़ी बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है, वो सब कुछ देख रही होती है कि कैसे उसकी दोस्त जाउटिंग ने उसके डॉक्टर को मार दिया है और उस बेचारी की डॉक्टर वहाँ पर ब्लड में लिपटी पड़ी होती है। उसको मारने के बाद जाउटिंग जल्दी से जंप करते हुए आगे बढ़ती है और जाओजू को मारने लगती है, लेकिन जैसे ही वो जाओजू को काटने लगती है उसी वक्त उसका भाई वहाँ पर आ जाता है। अपनी लोहे की रॉड को घुमाते हुए जाउटिंग के चेहरे पर एक जबरदस्त हिट लगाता है और उसे पीछे की तरफ फेंक देता है और वो पीछे दीवार के साथ जाकर पटकती है। लेकिन उसके दीवार के साथ पटकने के बाद किन जल्दी से आगे बढ़ता है और अपने लोहे की रॉड को उठाता है और उसके सर में घोंप देता है। जाओजू चिल्ला चिल्ला कर उसे कह रही होती है ब्रदर ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरी दोस्त को मार क्यों रहे हो? किन उसको मारने के बाद अपने लोहे की रॉड को साफ कर रहा होता है। जाओजू से कहती है ब्रदर तुमने मेरी दोस्त को मार डाला। किन उसे कहता है अब ये तुम्हारी दोस्त नहीं रही, ये एक ज़ॉम्बी बन चुकी है क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर एक वायरस है जिसने इसे बदल दिया है। अगर मैं इसको यहाँ पर नहीं मारता तो ये तुम्हें मार देती। तो अपनी बहन से कहता है चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं, हमारे लिए यहाँ पर रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है क्योंकि ब्लड की बारिश शुरू हो चुकी है और बहुत ही जल्दी महामारी फैलने वाली है, हम दोनों को जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। और वो अपनी बहन को लेकर स्कूल से बाहर की तरफ निकलता है तो स्कूल के बाहर तो पहले से बारिश हो रही है। जाओजू अपनी हाथ को आगे बढ़ाती है और बारिश को महसूस करने की कोशिश करती है क्योंकि लड़कियां अक्सर ऐसा करती हैं, लेकिन उसका भाई उसे जल्दी से पीछे खींचता और कहता है जाओजू ये तुम क्या कर रही हो? वो उसे कहती है ब्रदर तुम इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो, मैं तो सिर्फ बारिश के पानी को अपने हाथ में महसूस करना चाहती हूँ। बारिश के एक दो ड्रॉप उसके हाथ के ऊपर गिरते हैं लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता। किन भी इस बात से हैरान होता है। जाओजू से पूछता है जाओजू बारिश के पानी की वजह से क्या तुम्हारी स्किन जल नहीं रही? जाओजू से कहती है ब्रदर क्या हुआ, क्या ये कोई एसिड रेन है, क्या मेरा हाथ जलना चाहिए था? किन इसी बारे में सोच रहा होता है। किन कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर इसकी बॉडी रेन के साथ जली क्यों नहीं? हालांकि मैं इस रेन से इम्यून हूँ लेकिन फिर भी मेरी बॉडी जल रही थी। किन यहाँ पर आने से पहले सारी तैयारी करके आया, वो अपने साथ रेन कोट लेकर आया है। वो एक रेन कोट निकालता है, जाओजू से कहता है जल्दी से इस रेन कोट को पहन लो और अपने ऊपर बारिश का पानी मत पड़ने देना, हम लोग जल्दी से घर वापस जा रहे हैं। फिर वो
दोनों ही रेनकोट पहनने के बाद गली में चलते हुए अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन गलियों का हाल तो पहले से बहुत बुरा हो चुका है, क्योंकि जितने भी लोग बाहर थे वो बारिश की वजह से वहीं पर मर गए थे और अब वो ज़ॉम्बीज बन चुके हैं और अपने आसपास के लोगों को मारना शुरू कर दिया है। तो वो दोनों पहले उन सारे ज़ॉम्बीज की तरफ देखते हैं। टिन अपनी बहन से कहता है, क्या तुम रेडी हो? हम लोगों को जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। उसकी बहन उसे कहती है, हाँ क्यों नहीं। टिन अपने रॉड को हाथ में पकड़ता है और जल्दी से आगे की तरफ बढ़ता और कहता है, चलो जल्दी मेरे पीछे आओ। लेकिन उसकी बहन चिल्लाकर उसे कहती है, हाँ जल्दी से आगे बढ़ो। टिन उसकी बात सुनकर वहीं पर रुक जाता और कहता है, क्या तुम मुझे यहाँ पर मरवाना चाहती हो? मैंने कहा था खामोशी से आगे बढ़ना है। अब ये सारे ज़ॉम्बीज भागते हुए हमारी तरफ आ जाएंगे। उसकी बहन उसे कहती है, प्लीज मुझे माफ करना, मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। फिर वो दोनों बड़े ही आराम से चलते हुए सामने की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहीं पर एक मदर की तरफ दिखाते हैं उसका छोटा बेबी ज़ॉम्बी बनने के बाद अपनी माँ को काट रहा होता है। वो उसे कहती है, बेबी तुम मुझे क्यों काट रहे हो? जबकि यहीं पर गली में एक लड़के को दिखाते हैं जिसको दो लड़का लड़की जो कि ज़ॉम्बी बनने के बाद उसको काट रहे होते हैं। वो चिल्ला चिल्ला कर मदद के लिए पुकार रहा होता है। ज़ाओजू अपने भाई से कहती है, ब्रदर आखिर इन सभी के साथ हो क्या रहा है? ये सभी एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं? किन उसे कहता है, मैंने तुमसे कहा भी था कि कहीं पर रुकना मत, चलो जल्दी से भागो और मेरे पीछे पीछे आती रहो, रुकना मत। उसी वक्त साथ वाली बिल्डिंग से आवाज आती है किसी के चलाने की और शीशा तोड़ते हुए एक मोटा सा लड़का बाहर निकलता है। वो उसके पीछे 3-4 ज़ॉम्बीज लगे होते हैं। वो बाहर निकलते ही इन दोनों को देखता है तो इनसे कहता है, मेरे लिए रुको, मैं भी तुम्हारे साथ ही आऊंगा। किन उसके बाजू की तरफ देखता है तो उसको ज़ॉम्बी ने पहले से ही काटा होता है। उसकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन फैल चुका है। किन अपनी रॉड को सामने करते हुए से कहता है, अगर तुम मेरे करीब आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, जहाँ से चले जाओ। तुम्हें उस ज़ॉम्बी ने पहले से काट लिया है, इसलिए अब तुम हमारे साथ नहीं आ सकते। तुम हमारे साथ आओगे तो वो सारे ज़ॉम्बीज तुम्हारा पीछा करते हुए हमारे साथ आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें ब्लड की स्मेल आ जाती है। वो मोटू लड़का वहीं पर बैठकर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है, नहीं उन लोगों ने मुझे नहीं काटा, मैं उनकी तरह नहीं बनना चाहता, मुझे अपने साथ ले चलो। तो वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। किन कहता है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, वरना इसके चिल्लाने की वजह से सारे ज़ॉम्बीज यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ने लगता है उसी वक्त वो मोटा लड़का ज़ाओजू के बाजू को पकड़ लेता है और उसे कहता है, नहीं तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। ज़ाओजू से कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो, मेरा हाथ छोड़ो। वो मोटा लड़का कहता है, अगर मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ तो फिर तुम दोनों भी मेरे साथ ही मरोगे, मैं तुम दोनों को यहाँ से नहीं जाने दूंगा। इन इस बात से गुस्सा हो जाता है और बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और उस मोटू लड़के के मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है और कहता है, अगर तुम मरना चाहते हो जाकर अकेले मरो, मेरी बहन का हाथ छोड़ो। वो लड़के के चेहरे पर एक जबरदस्त पंच पड़ता है तो वो पीछे की तरफ गिर जाता है। इसी वक्त वो सारे ज़ॉम्बीज जो कि उसके पीछे होते हैं वो भागते हुए उसको दबोच लेते हैं और उसको काटना शुरू कर देते हैं। तो वहीं पर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है, प्लीज मेरी हेल्प करो। ज़ाओजू और किन दोनों आगे की तरफ भाग रहे होते हैं। ज़ाओजू अपने भाई से कहती है, ब्रदर क्या हम लोगों ने उसको लड़के को मार डाला? हम दोनों ने क्या कर दिया? किन उसे कहता है, सिस्टर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसको पहले से एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था और बहुत ही जल्दी वो भी उनके जैसा बन जाता। कि मौत तो यहाँ पर पक्की थी, इसलिए तुम्हें उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। और अगर हम लोग भी यहाँ पर इन सभी को नहीं मारेंगे, अपने आप को नहीं बचाएंगे, तो इन सभी की तरह इन ज़ॉम्बीज का शिकार हो जाएंगे और मर जाएंगे। फिर वो दोनों भाई बहन भागते हुए अपने घर वाली बिल्डिंग में वापस आ जाते हैं जहाँ पर उनका फ्लैट है। वहाँ पर आने के बाद किन अपनी बहन से कहता है, यहीं पर रुको, हो सकता है कि यहाँ पर भी कोई ज़ॉम्बी हो, मुझे पहले चेक करने दो। किन ज़ाओजू से कहता है, मेरे पीछे पीछे रहना और दूर मत जाना, मैं अगर कोई सामने ज़ॉम्बी हुआ तो उसको मार डालूंगा, फिर अपने रूम में चलेंगे। ज़ाओजू अपने पीछे की तरफ देखती है तो बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है, ब्रदर मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा डर लग रहा है, चलो जल्दी से अपने रूम में चलते हैं। किन उसे कहता है, खामोश रहो, मुझे सामने से किसी के आने की आवाज आ रही है। वो सामने की तरफ देखते हैं तो सीढ़ियों के ऊपर से एक ज़ॉम्बी उतरता है। एक बूढ़ा दद्दू जो कि उनके साथ वाले घर में रहता है वो एक ज़ॉम्बी बन चुका है। वो भी ज़ॉम्बी की तरह गा गा करता हुआ उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। किन आगे बढ़ता है और अपनी बहन से कहता है, ज़ाओजू तुम पीछे ही रहना, मैं इसको मारता हूँ। जैसे वो अपनी रॉड के साथ उसके ऊपर अटैक करने लगता है वो दद्दू जल्दी से आकर उसकी रॉड को पकड़ लेता है। ज़ॉम्बी बनने के बाद इन सभी इंसानों की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। किन को नीचे की तरफ झुका लेता है, कहता है, एक ह्यूमन की बॉडी में आने के बाद इन ज़ॉम्बीज से मेरी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा कम है, जल्दी से जल्दी अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये ज़ॉम्बीज म्यूटेंट हो गए तो इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यहीं पर ज़ाओजू पास में पड़ी हुई एक ईंट को उठाती है और उस दद्दू के सर में दे मारती है, लेकिन उसको ईंट मारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ज़ॉम्बी दद्दू भी उस रोड को छोड़ देता है और वो तीनों ही हैरान होकर वहीं पर खड़े हो जाते हैं कि ईंट मारने से कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो बूढ़ा ज़ॉम्बी ज़ाओजू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ज़ाओजू बेचारी बहुत ज्यादा डर जाती है। वो भागते हुए जैसे उसके ऊपर अटैक करने लगता है जल्दी से आगे बढ़ता है और अपनी रॉड के साथ उसकी कमर में एक जबरदस्त अटैक करता है और उसे हिट लगाते हुए पीछे वाली दीवार के साथ पटक देता है और साथ ही अपनी रॉड उसके सीने में दंसा देता है और उस ज़ॉम्बी को भी मार देता है। उसको मारने के बाद किन ज़ाओजू से पूछता है, ज़ाओजू क्या तुम ठीक हो? तो हम जल्दी से अपने घर वापस चलते हैं। कि ज़ाओजू बेचारी बहुत ज्यादा रो रही होती है। वो उसे कहता है, तुम्हें इतना ज्यादा रोना क्यों आ रहा है? ज़ाओजू उसे कहती है, ये दद्दू हमारे पड़ोस वाले घर में रहता है, मैं इसे अच्छे से जानती हूँ, आज ये हमारे हाथों से मर गया है। हम दोनों ने अपने अंकल बैंक को मार दिया, ये हमसे कितने अच्छे से पेश आते थे। तो वो दोनों उठते हैं और वापस अपने रूम की तरफ जाते हैं। रूम में जाने के बाद ज़ाओजू अपने भाई किन से पूछती है, क्या तुम्हें सब के बारे में पहले से पता है? लेकिन तुम्हें सब के बारे में पहले से कैसे पता हो सकता है? किन जल्दी
से पीछे की तरफ घूमता है और अपनी बहन से कहता है, ज़ाओ, तुम्हें इस बात को ध्यान में रखना होगा। मेरी बात को बहुत ही गौर से सुनो और इसे अपने जहन में बिठा लो। इसके बाद खतरा और ज्यादा बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे, मॉन्स्टर्स इवॉल्व होते जाएंगे और इनकी पावर बढ़ती जाएगी। मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन तुम्हें भी स्ट्रॉन्ग बनना होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इस सिचुएशन को समझते हुए मेरे सारे के सारे ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो तुम इन ज़ॉम्बीज़ के हाथों मारी जाओगी। ज़ाओ से कहती है, मैं अपने भाई की हमेशा ही बात सुनती हूँ, जो मुझे जो भी कहता है मैं वो करती हूँ। केनो से कहता है, इस वक्त बाहर महामारी फैल चुकी है और ऐसे वक्त में कोई भी किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचता, यहाँ तक कि माँ अपने बच्चे का भी नहीं सोचेगी और उसे भी सेक्रीफाइस करके अपनी जान बचाएगी। क्योंकि इस वक्त हम लोग ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जबकि इंसान का दिल पहले से बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा, वो सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता है। मैं चाहता हूँ कि तुम किसी भी इंसान के ऊपर भरोसा मत करना। तो इंसान जो कि ज़ॉम्बी बने बिना हमें मिले। यहीं पर वो उसे ज़ॉम्बीज़ की कैटेगरीज के बारे में बताता है। वो कहता है, जितने भी नॉर्मल ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो सारे ऐसे ही दिखते हैं जैसे कि वो सोए हुए हैं, कि उन्हें अपने आसपास की होश नहीं होती और वो सिर्फ किसी इंसान को देखने के बाद उसे काटने के लिए दौड़ते हैं और उनकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है। लेकिन एक बार इवॉल्व होने के बाद जब वो म्यूटेंट हो जाते हैं तो म्यूटेंट ज़ॉम्बीज़ पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, पास इंटेलिजेंस होती है और एक नॉर्मल इंसान अगर किसी म्यूटेंट मॉन्स्टर का सामना करेगा तो वो कभी भी जिंदा नहीं बच पाएगा। किन उसे कहता है, फिलहाल के लिए तुम्हारे लिए इतना जानना काफी है, फ्यूचर में मैं तुम्हें और भी ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। जो कुछ पता है मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन इस वक्त मेरा मेन पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है ताकि मैं मॉन्स्टर्स का मुकाबला करने के लायक हो सकूं। और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए मुझे शिकार करना होगा। इन ज़ॉम्बीज़ को मारने पर इनकी बॉडीज के अंदर से क्रिस्टल निकलेंगे, इनको इवॉल्व करने के लिए हम यूज कर सकते हैं और मैं अपने आप को म्यूटेंट बना सकता हूँ। केनो से कहता है, अब जबकि बाहर महामारी फैल चुकी है तो मुझे लगता है कि मुझे अब नहा लेना चाहिए। अब पता नहीं कि इसके बाद नहाने को कब मिले। बहुत ही जल्दी इलेक्ट्रिसिटी भी जाने वाली है और पानी भी खत्म हो जाएगा। लेकिन सीधा वॉशरूम में चला जाता है और वहीं पर नहा रहा होता है। यहीं पर वो सोच रहा होता है, बहुत ही जल्दी कुछ दिनों के बाद इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी, उसके बाद ये सारी सुविधाएं हमें नहीं मिलेंगी।